पादपों में जनन के या प्रजनन के दोनों एक ही चीज है। पुष्पीय पादपों में जनन और अगला है प्लस कह सकते हैं मानव में जनन। सबसे हार्ड चैप्टर यही है मानव में जनन, बहुत बड़ा है ये, बहुत आसान चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर यही है पहला, मानव में जनन। मानव में जनन ये हो गया। अब दूसरी इकाई क्या है भैया, दूसरा है आनुवांशिकी। दूसरा चैप्टर क्या है, आनुवांशिकी एवं विकास। आनुवांशिकी मतलब ना जो हमारे माता पिता के लक्षण होते हैं वो पढ़ेंगे, और विकास कैसे कैसे सबसे पहले धरती पे कौन आया, उसके बाद कौन आया, कैसे कैसे जीवों का विकास किस क्रम से, यानी पृथ्वी पर जीवों के क्रमिक विकास को ही क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। यानी पृथ्वी पर जीवों के क्रमिक रूप से या क्रमिक रूप की उत्पत्ति को ही क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। अभी बस में विकास मतलब पहले कौन आया, अब आपके दिमाग में हमेशा चलता होगा ना, पहले कौन आया रहा। हिंदी वाले कहा था श्रद्धा मनु आ रहे हैं, बायोलॉजी वाले कहा था कि उत्परिवर्तन हो रहा, तो कीड़े मकोड़े बन गए हम लोग, खून पसीना और गेहूं बाल से चूहा पैदा हो जाए 21 दिन में, पढ़ेगा ना कक्षा 11 में। एक वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था, एक वैज्ञानिक थे उनका नाम था वान हेलमॉन्ट। ऐसे आए गेहूं काटे भीग गिरा कहा था देखा भैया, अब हम गेहूं के बाल ले ले और देखा हम खूब भीगा है पसीना से, ये पसीने वाला पानी लपेट के अब बक्सा में 21 दिन चूहा नाचत नजर आई जाएगी, 21 दिन में चूहा पैदा हो जाएगा। तो वो कह रहे और साढ़े और मुंह लगा, अरे भैया 21 दिन में वो पसीना गंदगी से कैसे हो जाएगी। अरे वैसे तो यही सब फिर इसमें पढ़ेंगे, मतलब कैसे कैसे विकास, कौन साइंटिस्ट अपना मत दिया कौन नहीं दिया, तो विकास का मतलब किस क्रम से विकास हो रहा है पृथ्वी पर, और हमसे भी कोई और आ सकता है। अच्छा दे भैंस के बाद दिमाग भैंस आके पढ़ रही है यहाँ पे, नहीं ना, भैंस जाए परमेश्वर से एडमिशन ले सर मैं एडमिशन कर दीजिए, नहीं सर क्यों, कहा पता कोई उत्परिवर्तन हो ना, कोई उत्परिवर्तन हो, भैंस किसमें बदल जाए, मानव में बदल सकती है, वो नहीं बदलेगी, मतलब उसके आने वाली संतति में हो सकती है। पर अच्छा बताइए हमारे आने वाली संतति में, मैं तो माला एकदम सही हूँ, शरीर सही है, पैर से सब सही है ना, मेरा रूप माला सही है, और लड़का ले मैं थोड़े ना हो तो लड़का हूँ ना, तो यही उत्परिवर्तन, यही विकास है। आई बस में अगला देखिए भैया, तो इसमें 2 अध्याय पढ़ना है आपको, कौन कौन, आनुवांशिकी और विकास। आनुवांशिक और विकास ला भैया खोल ला, चलिए अगला देखिए भैया, अगला मैडम जी ने बता रहे सिलेबस, हम तो स्कूल में बताते हैं सिलेबस ना केमिस्ट्री का, हम 10 बताए 10 चैप्टर लिखवाए बेशक ना, लेकिन बताया था सिलेबस 10 चैप्टर। देखिए सिलेबस कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो ना, सिलेबस आपको पता होना ही चाहिए, अगर सिलेबस नहीं पता कर बेकार है। लो बढ़ाया, अब सही है आधी घंटे में खत्म हुई वीडियो। चलिए भैया अगला भैया जीव विज्ञान, जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान में मानव कल्याण, नहीं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव दिया। अगला है मानव कल्याण में, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, क्या है, सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में क्या है, सूक्ष्म जीव। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का क्या तात्पर्य, मतलब जैसे आप दूध से दही बना लेते हैं, दूध से दही बना लेते हैं ना, तो उसमें जो सूक्ष्म जीव है मानव कल्याण के लिए कि नहीं है, वो फायदेमंद है ना, जो उसमें जीवाणु है। पनीर बना ले रहे हैं, वो जो जीवाणु हम पनीर खा रहे हैं वो तो फायदेमंद है ना। अब टीबी वाला जीवाणु खा ली ले, तो वो सूक्ष्म जीव नहीं है हमको,
वो हमारे कल्याण के लिए है। किसके लिए है वो? नसलों के लिए। चलिए अगला भैया, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य स्वास्थ्य एवं रोग। स्वास्थ्य एवं रोग। स्वास्थ्य एवं रोग पढ़ेंगे। आई बस में स्वास्थ्य एवं रोग, ये शायद आगे पीछे हो गया, पहले स्वास्थ्य एवं रोग रहेगा तभी वाला रहेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। स्वास्थ्य एवं रोग। स्वास्थ्य तो अपने आपकी बॉडी हेल्दी है, कौन कौन से रोग हो सकते हैं ना? रोग जानते हैं ना, जब हमारे बॉडी की कोई भी अंग सुचारू रूप से कार्य करना बंद हो, जैसे अब हम चल ही रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी थकान थकान महसूस कर रही है, तो ये रोग में आ जाएगा। जांच करवाओ, निकलेगा कोई ना कोई बीमारी। आई बस में तो जब हमारी बॉडी सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर दे, या कोई अब मान लेते शरीर सही है तो मान लो चलो यहाँ यहाँ दर्द हो रहा है, करिया में ना, हड्डी टूटा है, आई बस में, तो ये होता है। अगला है भैया जैव प्रौद्योगिकी। इसी में आप लोग वैक्सीन बनाएंगे। जैव प्रौद्योगिकी, आप जो दवा बनाते भी है ना, दवा बनाते, दवा देखे ना आप, देखे खेतों, इसमें आप कृषि के बारे में पढ़ेंगे। कृषि के बारे में जैसे आजकल किसान लोग फसल बो रहे हैं, उसको कीड़े खा जा रहे हैं, बहुत नुकसान पहुंचा देते ना, तो कीड़ों को कैसे हम लोग, कीड़ा भी बचा रहे, फसल भी ना नष्ट हो, फसल भी नष्ट ना हो और कीड़ा भी क्या हो, मर जाए। अब लेकिन हार्मफुल कीड़े को भी नहीं मारना है, नो नो, हार्मफुल को मारना है, यूजफुल को नहीं मारना है भाई। अब आप लोग जो छिड़काव करते हैं ऐसे टंकी भर के पानी, मान ला जो पीड़ावा खाद बाटे, वो तो नुकसान है। कुछ वही में से जीवा ऐसा है जो उनका कहता है पॉलिनेशन मदद करता है, परागण करवा रहा है, परागण करने में मदद करना है। अब तो वह मार दिया, परागण कहाँ से, फसल की पैदावार कम हुई, तो इसको देखते हुए भी आपको रखना है। अब ऐसे बेचारे 7-8 लोग आप लोग हैं ना, अब इनमें से एक दुष्ट है ना, अब छिड़क दिया हम ऐसे ऐसे ना गमक से कुल भाग गए, चल जाओ उनका काम हुआ था चला गया। आई बात सुनने, तो हमको इन सब का ध्यान में रखते हुए आपको वैक्सीन है। जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी का मतलब है जो सूक्ष्म जीवों से हम क्या वैक्सीन बनाएंगे, अब दवा बनवाएंगे। जैव प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग, बहुत पूछा था भैया इससे, एवं अनुप्रयोग, इसमें एक चीज पढ़ेंगे भैया ना, आरडीएनए। क्या पढ़ेंगे? आरडीएनए। पूरे 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 5। 1% लेके जाएगा आपको। कितना परसेंट? 1%। चलिए अगला देखिए मेरे लाल, अगला है पारिस्थितिकी। अभी आप ये इकाई पढ़ रहे हैं भैया, ये इकाई बताओ, अभी इसके अंतर्गत भी चैप्टर है। अभी बस में पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, सबसे आसान चैप्टर है पूरे पूरे बायोलॉजी के, ये सबसे आसान चैप्टर है। जिक्र ई ना समझ आई तो कुछ ना समझ आए। एवं पर्यावरण, कौन दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब एक चैप्टर और बचा है इसके बाद, अब देख लीजिए भैया, इससे 14 नंबर का था। कितने नंबर का आता है? 14 नंबर का क्वेश्चन है पहले अध्याय से। मानव जनन भी है और क्या है, पुष्पिपादन जनन, नहीं पुष्पिपादन जनन इधर है। इससे कितने नंबर का आएगा भैया? 14 नंबर। इसके बाद 18 नंबर आएगा। इसके बाद आनुवांशिकता से मिलाकर, आनुवांशिकता और विकास से मिलाकर कितना नंबर आता है भैया? 18 नंबर। कितना नंबर? 18। हाँ इसी में आनुवांशिकता में। इसके बाद आपका भैया फिर 14 नंबर का आएगा, 14 नंबर। फिर जैव प्रौद्योगिकी 10 नंबर, ठीक है। इसके बाद पारिस्थितिकी से 14 नंबर, जोड़े कितना नंबर हुआ? 70 हो गए। हाँ ठीक है भैया, इतना आपसे हो जाएगा। अब सोच लीजिए, पहला लेसन पढ़ेंगे 14 नंबर, सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है आपको? इस वाले आनुवंशिकता एवं विकास वाले पे। 18 नंबर, 18 नंबर
चलिए अब आप पढ़ते हैं हमें जनन ना, अब शुरू करेंगे क्या, जनन। आया समझ में? ये तो सिलेबस में समझना नहीं था, इसको आपको माइंड में रखना है। कुल कितना इकाई है, 1 2 2 गया, 2 3 4 5 6 ना। अब मैं देखा जैसे जनन वाले में 2 अध्याय ना, वैसे इसमें भी 2-3 अध्याय होगा, तो 15 पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? अगर एक के दो दो है 6 6 दूनी 12 हो जाएगा, एक 8 3 4 टी रही अभी बस में। चलिए भाई देखिए, पहले हम पढ़ाएंगे पुष्पीय पादपों में जनन। पुष्पीय पादपों में जनन। इससे पहले थोड़ा हम जनन बता दे रहे, जनन क्या होता है, ठीक है? वैसे तो जानते सब लोग हैं। रिप्रोडक्शन, जनन क्या होता है? अपने जैसे, कैसे? अपने जैसे, कुत्ते के जैसा नहीं, हम ऐसे दाढ़ी मोछ वाला लड़का कुत्ता कैसे है, तो वो जनन नहीं है। अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। अब बताइए, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही तो होता है। देखो कभी कुत्ता भैंस पैदा की है या भैंस हाथी पैदा की है? नहीं, क्यों? अगर ऐसा होगा ना तो वो जनन योग्य ही नहीं होगा। आप देख सकते हैं गधा और घोड़ी का मिक्सचर, खच्चर। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आता होगा कि जैसे क्या मानव का शुक्राणु ले लें और हाथी का अंडाणु ले लें, जनन करवा दे, देखिए मानव का बच्चा पैदा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आप ऐसा करेंगे भी नहीं, करेंगे तो फेल हो जाएगा। क्यों? जिस प्रकार आप अपने आप को पहचानते हैं, उसी प्रकार हमारे बॉडी की सारे ऑर्गन की कोशिका भी अपने ऑर्गन की पहचानते हैं। मानव के शुक्राणु मानव के अंडाणु को ही निषेचित करेगी। अभी ना चला खेला कूदा सियरा पाएगा, चलो वही वही लड़का पैदा करवा दी ना, ऐसा नहीं है। सियरा में मानव लड़का ना पैदा हो, नहीं इतना आजकल इतना तकलीफ उठाते लोग बच्चे पैदा करने में, वैट सारे कौन पकड़ ला, छेड़ी छेड़ा पैदा करा दो, काम खत्म। क्या आईवीएफ का इस्तेमाल करिए, किसका इस्तेमाल करिए, आईवीएफ का इस्तेमाल कर लीजिए। अब भाई हम सुकून से 9 महीना 3 महीना बना दी, बकरी का महीना बचे 6 महीने में, चल 3 महीना कम बच ही गए, 9 महीने तो लड़का थोड़ा बैठे उठे लगे। तो ऐसा नहीं है, इसलिए कहा अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की घटना ही क्या कहलाती है, जनन कहलाती है। आई बस में जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। पहले थोड़ा जान लीजिए जनन क्या होता है ना, तब बताते हैं आपको पुष्पीय पादपों में जनन। आई बस में जनन समझ आया, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। देखिए एक अपवाद है, एक नहीं कई अपवाद है, आप देख सकते हैं। सबसे अच्छा देखिए जो खच्चर देखें, खच्चर ना जो लोग भट्टे वट्टे ज्यादा काम करवाते हैं। अब देखिए ऐसे देख लीजिए, भगवान के कह सकते हैं या फिर सृष्टि बनाई हुई रचना कहते हैं, जौन बेचारे जनन योग्य ना है, भगवान कहते इसलिए कहा जाता है कि भगवान नाइंसाफी नहीं करता, इंसाफ करता है। जिसको बल देगा बुद्धि नहीं देगा। देख सकते गांव में आप किसी किसी के, अब तो किसी के पास पैसा है, धन है, बल नहीं है। देखो कौन गांव में ऐसे नहीं, पैसा तो बहुत है लेकिन उनको सही इस्तेमाल ना करेंगे, रहते ना, इसीलिए खच्चर क्या है। अब देखिए अपवाद में आ गया, क्यों? जनन का मतलब होता ना भैया, अगर हम जनन कर रहे हैं तो जो जनन से उत्पन्न हमारे संतति हो वो भी जनन योग्य होना चाहिए। आई बस में तो वो क्या है, उसे एक स्पेसिफिक जाति मानी जाएगी। अब खच्चर है ना, खच्चर में क्या होता है, घोड़ी थी, नो 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 नो, यस यस घोड़ी, घोड़ी प्लस गधा, घोड़ी प्लस गधा,
बराबर खच्चर। क्या भैया? कौन चर? खच्चर। ये अपवाद है, जनन का अपवाद है। अपने वंश को बढ़ाने के लिए हमको जनन करना पड़ता है, अपने पीढ़ी को बरकरार बनाए रखने के लिए, अपनी जाति को बरकरार बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है। पूछ लिया काका आपसे बेटा जनन की आवश्यकता क्यों होती है? जनन की आवश्यकता क्यों होती है? जनन की आवश्यकता इसलिए होती है अपनी वंश चलाने के लिए, अपनी पीढ़ी को बरकरार बनाए रखने के लिए, हमारा वंश समाप्त ना हो जाए। आई बस में इसलिए करना नहीं। जो कुछ लोग तो रड़ुए पड़े, देखो मोदी योगी है कि नहीं रड़ुए, तो का बेचारे उन जने जो है, ठीक है, उनकी मर्जी भाई ना करे। अब अच्छा आंसर मर्जी, हम भी आना ऐसे तो ये अपवाद है। खच्चर याद रखेगा भैया, जो ढेंचू करते ना, ये शायद हम बहुत देखे हैं भट्टुआ पे। हाँ, खच्चर क्या होता? घोड़ी थी, गधा ब्याह कर सोचे, घोड़ी किसे ब्याह कर चल रहा है? घोड़ा से, लेकिन उल्टा हो गया, दोनों जातीय बदल गए। इसलिए कहा, मैंने कहा था ना, जनन अगर हो भी गया तो योग्य नहीं होगा। आई बात सुने। अब घोड़ा गधा से जब हुआ, जब इससे संतान पैदा हुआ घोड़ी ना, क्या पैदा हुआ? खच्चर। वो जो उसका बच्चा, घोड़ी का बच्चा उत्पन्न हुआ ना, वो जनन योग्य नहीं है। अब बेचारा ताली पीट नहीं सकता, खड़ तो सकता है ना। इसलिए देखिए मैं कह रहा हूं ना, देखिए अभी जो किन्नर होते हैं उनसे खड़ाइए, देखिए बहुत उनके पास ज्यादा बल होता है, बहुत बल होता है भाई उन लोगों के पास। और इसलिए लोग खच्चर, वो भी वही तलिए वाला है वो बेचारा पीट नहीं सकता, ढेज ढेज चिल्लाता है। आई बात सुने। तो ये खच्चर क्या है? जनन का अपवाद है। जनन का अपवाद कौन है? खच्चर। चलिए आया सुने, ये याद रखिएगा, घोड़ी और गधा ना, एक घोड़ा एक गधी ना, ये नहीं, ऐसा नहीं था। घोड़ी थी और गधा, यानी गधा का शुक्राणु और गधी का अंडाणु आपस में निषेचन किए, क्या बना लिए? खच्चर बना लिए। आई बात में नमो बहुत तगड़ा दिए खच्चर हल्ला। चलिए अब आइए, जनन को कितने भागों में बांटा गया भैया? दो। पहला है अलैंगिक जनन। क्या है? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या भैया? एसेक्सुअल, क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, अलैंगिक, आ मतलब अनुपस्थित, लैंगिक का मतलब लैंगिक अंग, सबसे आसान, जिसमें लैंगिक अंग भाग ना ले, जिसमें लैंगिक अंग भाग ना ले, या कह सकते जिसमें लैंगिक अंग अनुपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे? अलैंगिक। और ऐसे जनक एकल होते हैं, मेल फीमेल दोनों भाग एक ही में होगा। अब बताइए, जैसे ये अलैंगिक जनन में आता कि नहीं आता? आप क्या बोलते हैं, कलम लगाते हैं गुड़हल का, क्या उसे पुष्प भाग था? नहीं, पुष्प पुष्प ऐसे काट काट के बो दो, सूखा गई पुष्प है, पेड़ जमेगा नहीं, क्योंकि पुष्प लैंगिक भाग है। लैंगिक भाग द्वारा अगर आपको पौधा उत्पन्न करना है तो उसको जीवित रखना है। आप देखिए गन्ना काट के बो देते हैं ना, वो अलैंगिक के अंतर्गत आता है। और ऐसे इनके जो संतान, देखिए जो अलैंगिक जनन होता है इसमें एक ही जनक भाग लेगा। कैसे जनक भाग लेगा? एक ही जनक भाग लेगा। कैसे जनक भाग लेंगे भैया? एक ही जनक भाग लेंगे, यानी नर मादा एक ही भाग, एक ही अंदर, एक ही बॉडी में होगा। आई बस में। और सुनिए दूसरी बात, इनके जो संतान उत्पन्न होंगे वो एक जैसे होंगे अपने पेरेंट्स से, यानी जैसे उनके माता पिता थे वैसे। आई बस में। और सुनिए, ऐसे संतान को पुंजक बोलते हैं। एक नंबर में आता पुंजक। क्या है? क्या है? पुंजक। पुंजक का मतलब क्लोन, क्लोन का मतलब कॉपी, पुंजक मतलब कॉपी, हूबहू कॉपी, एकदम जो जुड़वा बच्चे थे जुड़वा बच्चे। अब उसमें एकदम कुछ कुछ बच्चे एकदम कॉपी। नहीं, सीता गीता देखो तारे मदरा में, अरे मदराम है, मदराम एक ग्रेसर में है जी। अरे वहां जानते ना, हम लोग साथ पढ़, हमारे साथ पढ़ रहे थे, ठीक है, उसका तो मैं नाम नहीं जान पाता कौन सीता कौन गीता, एकदम सेम टू सेम। अगर ब्याह हो गए जानते हो गया, अगर ब्याह होगा दोनों लोग बहन घर आए
अब बेचारा दूल्हा कंफ्यूज, कौन बोल मेरे तो भाई पुंजा का मतलब कॉपी होता है, एकदम सेम टू सेम, कंसीडर ही ना कर पाए, यानी अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के एक जैसा समान होगा। और अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन अनुकूल परिस्थितियों में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं होगा। अब जैसे तुम्हें गन्ना गन्ना बोअक है, जो हमने सीजन बोई वही सीजन बोई हो ना। अब देखा ये बो जाइए मार्च वर्चो में, मार्च अप्रैल ना, अब तो बरसात में बोआ जामे ना जाओ, ओकरे अनुकूल नहीं, वो विपरीत परिस्थिति है। आई बस में तो अलैंगिक जनन के लिए अनुकूल परिस्थिति होनी आवश्यक है। आई बस में, और सुनिए इसमें कम समय लगता है, अलैंगिक जनन में क्या होता है, कम समय लगता है। आई बस में, और इसमें समसूत्री विभाजन होता है, इसीलिए बच्चे एक जैसे होते हैं, इसीलिए बच्चे क्या होते हैं, एक जैसे उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें समसूत्री विभाजन होता है, यही कारण है। आई बस में, अगर किसी का बच्चा एक जैसा, हम लोग में अर्धसूत्री विभाजन होता भैया, हम अपने माता पिता एक जैसे, हमारे मम्मी पापा देखो ना, थोड़े बहुत तो मिलते हैं हम, कि एकदम पूरा पूरा मिलते हैं, नहीं, आने वाला संतति भी नहीं मिलेगा। अब इसमें तो इसमें क्या होता है भैया, समसूत्री विभाजन होता है। कौन विभाजन? समसूत्री विभाजन। एक ही जनक होता, एकल जनक होता है। क्या होता है? एकल जनक होता है, कम समय में होता है, यानी कहते थे कम समय लगता है। क्या होता है? कम समय लगता है। कोई दिक्कत? अगला, अगला मेरे लाल क्या है? अगला कह सकते हैं इनके संतान, यानी पुंजक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पुंजक बनाता है। लैंगिक अंग क्या होता है इसमें, और ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है। कैसे परिस्थिति? अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में। बस, आई बस में, यही है अलैंगिक जनन। अब इसी का सब उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? लैंगिक जनन। आई बस में, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है मेरे लाल? है तो बताइए। चलिए बेटाए, याद हो गया? अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, कहाँ ना 10 महीना लगा, लड़का का तुरंत पैदा हो जाए, 9 महीना लगा तो कितना लगा? हाँ, हम लोग, अब बताइए जो हम लोग में जनन होता है, ठंडी चाहे गर्मी चाहे बरसात, कौनो सीजन हो, लेकिन इसको भी भागों में बांटा गया है, सतत जनन और असतत जनन बांटा गया है। कुत्ते देखिए, कुत्ते कुंवार वाला होता है, कुंवार के महीने में उनका सबसे ज्यादा जागृत होता है। आई बात में, और गाय भैंस भी देखिए, गाय भैंस भी जाने सतत में आ जाएंगे, सतत जनन करते हैं, जैसे हम लोग भी सतत जनन करने वाले हैं। अब ये चैप्टर काट दिया ना, जनन वाला चैप्टर, जीवों में जनन काट दिया आप लोग को, या तो उसमें पढ़ते हैं सतत जनन और असतत जनन। चलिए ये भैया देखिए क्या है, लैंगिक जनन। कौन जनन? थोड़ा जानते रहिएगा, कम से कम कंफ्यूजन ना रहे। अब आप पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे ना, तो आपको सर लैंगिक क्या होता है, इसलिए पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, लैंगिक जनन इंग्लिश करेगी भैया इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए देखें, इस जिसमें लैंगिक अंग भाग ले, जिसमें लैंगिक अंग भाग ले, नर मादा अलग अलग बॉडी में पाई जाएगी। नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग शरीर में पाया जाएगा। अभी दोनों एक ही शरीर में पाया, अलैंगिक में क्या होता है, नर और मादा भाग क्या होता है, एक ही शरीर में होता है। जबकि लैंगिक में क्या होता है, नर जननांग अलग, मादा जननांग अलग, यानी नर मादा अलग अलग। इसमें संतान कैसे, इसमें जनक कैसे होगा, द्विसंतति होगा, दो जनकी होगा ना, वो एकल जनकी था, ये द्विजनकी है। इसमें क्या होगा भैया, अधिक समय लगेगा। क्या लगेगा? अधिक। अब जरूर, अब देखिए आप उखुड़ बोए हैं, वो श्योर है फरेगा, पैदावारी भले कम हो जाए,
मीठा कम हो बात की बात है, अभी बस में बौना। लेकिन अब क्या है, जो लैंगिक जनन वो श्योर नहीं है कि एक बार जनन हुआ जरूरी नहीं कि बच्चा हो ही जाए। भाई कुछ लोग तो वंचित भी तो है, कुछ लोग पिता या माता बनने से वंचित है कि नहीं है, वो लोग आईवीएफ का इस्तेमाल करते हैं, बहुत बच्चे हैं। अभी हमारे घर के बगल में बड़ी मम्मी के पतो है अभी बस में, तो लोग आईवीएफ का इस्तेमाल किए, बड़ा लेकिन परेशानी होती भैया। चलिए, अधिक समय लगता है, क्या लगता है भैया, अधिक समय लगता है। इसमें भैया क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है भैया, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन भैया, अर्धसूत्री विभाजन। अब ये अर्धसूत्री समझ लिए, क्योंकि आपके पूरे पहला लेसन पुष्पी पादपों में जनन और किस में जनन भैया, मानव में जनन। ये दो ऐसा है जिसमें आपका अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों जिक्र होगी। आई बात सुने, अर्ध तो यही हम पूरे एकदम अच्छे डिटेल समझा देते हैं ना, अर्धसूत्री क्या होता है और समसूत्री क्या होता है। देखिए, समसूत्री का मतलब होता है, समसूत्री विभाजन का मतलब, सम मतलब समान, कक्षा 11 में पढ़ाई होगी, कोर्स के विभाजन पढ़ी है ये, तुम लोग तो है ना लगभग ऐसे, मतलब केमिस्ट्री ना पढ़े, बायोलॉजी तो पढ़े रहे। चलिए, समसूत्री का मतलब क्या होता है, सम मतलब समान, सूत्री मतलब गुणसूत्र। जब गुणसूत्र का बंटवारा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में समान रूप से हो, आई बस में बराबर बराबर हो, उसे समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन के दौरान कोई विभिन्नताएं नहीं आती, कोई भी विभिन्नताएं नहीं आती। अभी बस में आप आनुवंशिकता पढ़ेंगे, आनुवंशिकता में क्या होगा, विभिन्नताएं आनी चाहिए। बच्चा अपने माता पिता के समान नहीं होना चाहिए, कुछ कुछ गुण मिलने चाहिए, सब गुण नहीं मिलने चाहिए, नहीं तो वो आनुवंशिकता के अंतर्गत है ही नहीं, जनन उसमें है ही नहीं। अब इसमें तो समसूत्री विभाजन का मतलब होता है मेरे लाल, सम मतलब समान, सूत्री का मतलब गुणसूत्र। जब गुणसूत्रों का बंटवारा क्या हो, समान रूप से हो। जैसे 2n है, क्या है 2n है, 2n का मतलब देखिए, 2n का मतलब मेरे लाल, ये पहले n समझिए, n का मतलब होता है आगुणित। क्या होता है, आगुणित। ये आगुणित का मतलब क्या होता है, आगुणित का मतलब होता है गुणसूत्र आधा। जैसे हमारे बॉडी में मनुष्य, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। कितनी होती है, 46 होती है। क्या होती है भैया, 46 गुणसूत्र होता है। तो उसका आधा क्या होगा, 23 गुणसूत्र। तो आधे को ही हम n बोलते हैं, आगुणित का मतलब आधा, आधा गुणसूत्र। अब बस में आधे गुणसूत्र को ही क्या कहते हैं, आगुणित कहते हैं। बहुत बार मिलेगा होगा आपको, आगुणित द्विगुणित आपको मिलेगा इस क्षेत्र में, इस पुष्पी पादपों में जनन में आपको मिलेगा। अब बस में तो आगुणित का मतलब गुणसूत्रों की संख्या जब आधी होती है, क्या परिभाषा हो जाएगा आगुणित, आगुणित गुणसूत्रों के आगुणित समुच्चय, मतलब आधे हाफ सेट को, एक पूरा सेट होगा, समझ रहे हैं ना बताने मतलब ये 46 पूरा पूरा है मानव का गुणसूत्र, अब उसका आधा कितना होगा, 23। तो जो 23 होगा उसी को n से डिनोट करेंगे, उसी को आगुणित कहेंगे, आगुणित गुणसूत्र। अब इसमें अगर 2n हो जाएगा तो द्विगुणित हो जाएगा, 2 गुना हो गया ना। अब इसमें आया कि नहीं समझा, तो जो समसूत्री विभाजन होता है ना, द्विगुणित होती है। पहले उसका हमारे गुणसूत्र क्या है, द्विगुणित है, लेकिन जब बंटवारा होगा 2 गुना में ही होगा, तो क्या यहाँ पे आधा हुआ। ये मतलब माता पिता भी द्विगुणित थे, उनके संतति भी जो उत्पन्न हो क्या है, द्विगुणित ही थे कि नहीं है ना। कोई परिवर्तन दिख रहा है आपको, तो कोई चेंजेस नहीं है, तो संतान कैसे अलग दिखेगा। ये जो समसूत्री विभाजन होता है, ये निम्न कोटि के जीवों में होता है, हम लोग में भी होता है, लेकिन हम लोग में लैंगिक अंग में नहीं पाया था। यानी जो युग्मकों का निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन, पूरी बॉडी में समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन लैंगिक अंगों को छोड़कर, लैंगिक अंग को छोड़कर, यानी जो लैंगिक अंग है, यानी कह सकते हैं जो जनद है, जनद का मतलब होता है युग्मक बनाने वाला अंग। जनद का मतलब क्या होता है भैया, युग्मक बनाने वाले अंग को क्या कहते हैं, जनद कहते हैं। तो जो जनदों में विभाजन होता है वहां अर्धसूत्री होगा। आई बात में क्या होगा, अर्धसूत्री।
और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान विभिन्नताएं आती हैं। हम लोग अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ही जन्म लिए हैं, तभी हम अपने माता पिता समान है, लेकिन एकदम समान नहीं है। उसमें एकदम समान है, समान है कि नहीं है ना? तो वही बात है। तो ये यन अगर हम बताएंगे तो क्या आ जाए, अगर यन रहेगा तो आगुणित, टू यन रहेगा तो, और यन का मतलब क्या है, आगुणित। आगुणित का मतलब उसका गुणसूत्र आधा। टू यन लिखे तो द्विगुणित, यानी गुणसूत्रों की संख्या पूरी पूरी जब हो, गुणसूत्रों की संख्या क्या हो, पूरी पूरी हो, उसे क्या बोलेंगे? ये समझ में आया समसूत्री विभाजन? जब गुणसूत्रों का बंटवारा समान हो, हमारे बॉडी में पूरी जगह समसूत्री विभाजन, जैसे अब यहाँ कट लगा ना, यह समसूत्री विभाजन होगा, तभी जल्दी से भरेगा घाव, नहीं भरेगा ही नहीं, विभाजन नहीं होगा, क्योंकि जो कट लगा है पुरानी कोशिकाएं मर गई, अब नई कोशिकाएं विभाजित होकर बन रही है, अभी तो घाव भरता है। तो ये समझ में आया भैया समसूत्री विभाजन? अगला देखेंगे, अगला है अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन होते क्या होता है? जब अगर कोई कोशिका द्विगुणित है, क्या है, द्विगुणित है, यानी इसको हम ऐसे n प्लस n लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते ना? तो एक n का मतलब आधा, एक n का मतलब आधा, तो जब जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये एक है, ये एक है, जोड़ेंगे 2 गुना हो जाएगा ना? तो जब अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है भैया, कोशिकाएं गुणसूत्र आधा आधा हो जाता है। अब आधा क्या होगा, क्योंकि जनन होगा, नर मादा मिलेंगे, आधा गुणसूत्र माता से आता है, आधा पिता से आता है, डबल हो जाता है। अगर पूरा पूरा तो 4 गुणित हो जाता है, जाने बहुत बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है, किन्नर उन्नर में चले जाते हैं हम लोग। जो परिवर्तन होता है ना, उत्परिवर्तन, सूर्य के देखिए, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं, उनको बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है। ग्रहण लगा तो उसमें सोइए ना बैठिए ना, चलते फिरते रहिए, कोई चीज काटिए ना, ये सही है। आई बस में अगर कोई कहे ये कुल खाली हवा ना, कुल एकदम सही है, चाकू को कुछ नहीं करना चाहिए। आई बस में, क्योंकि उसी समय दौरान परिवर्तन हो सकता है। कब पता लड़का 5 अंगूर 6 अंगूर हो जाए, रहता ना बहुत लोग को। हमारे गांव में एक लड़की का लड़का, मतलब भैया लगते हैं, अब बताइए प्रोफेसर ऐसा परिवर्तन हुआ, उसके यहाँ से ढोड़ी टाइप निकला है, पड़ा जो सूढ़ निकला है गणेश जी का, ऑपरेशन करवाएंगे दोनों का। हाँ यहाँ से निकला है, जैसे लगता है क्या बोलते, कोई पाइप निकला हो, बेकार लगता है ना उसको देखने में। हाँ, और बेचारे छोट है, अब पकड़ ही ले यहाँ इसमें तो n। अब इसमें विभिन्नताएं आती, कैसे आती देखिए, जब माता मानते एक गुणसूत्र है पिता का, ठीक है, और ये है माता का, जब ये गुणसूत्र आपस में टकराते हैं ना, देखिए देखो सटे कि नहीं सटे, तो इधर माता पिता का ये अलग हो जाता है, आयवस में दोनों का गुणसूत्र बदल जाता है, और ये वाला गुणसूत्र किसे चलेगा, संतति में चला जाएगा। इसलिए माता पिता दोनों का गुण आता है बच्चों में, आता कि नहीं आता है? अरे ये बहुत होता अपने मम्मी के ना है। अच्छा, पापा करियर रंगा मैंने पापा पाई के बाटे, और चेहरा अरवा ना अपने मम्मी के पाई गए, कहा है मम्मी पापा मिल के आए हैं, आई बस में ई मिले तो हम मिल गए, बन गए, ठीक है। ये है, ये क्या था, ये समान ज्ञान था, किसके लिए, जनन के बारे में। आई बस में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अधिक समय लगता है, ये अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में हो सकता है। आई बस में अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। कुछ किसी किसी में प्रतिकूल होता है, किसी किसी में अनुकूल होता है। और क्या भैया, इनके संतान अपने माता पिता के एक समान नहीं होंगे, कोई दिक्कत? बस अब आते हैं आपका जो मेन चैप्टर है। अब समझाया जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, आ गया ना? इसको कल लिख के लेके आएंगे हम, इसका पीडीएफ बना के भेज देंगे आज, अभी नहीं, आज नहीं भेजेंगे, कल भेजेंगे, आज बनाएंगे, कल मोबाइल नंबर लेंगे, तब भेजेंगे। एक के दो पीडीएफ भेजो, ज्यादा ना रहे तो भी आ जाओ लिखे। चलिए अब आइए भैया, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब पुष्प बनाते हैं, पहले देखिए पुष्प क्या होता है।
पुष्प क्या भैया? पुष्प क्या है? फ्लावर। व्हाट इज फ्लावर? तो इंग्लिश है उसका। पुष्प क्या है? पुष्प देखिए, पुष्प की तने के प्ररोह भाग, तने के रूपांतरित रूप को, तने के कह सकते, तने के प्ररोह के रूपांतरित भाग को पुष्प कहते हैं। या कहते तने के रूपांतरित भाग को क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। पुष्प तना ही होता है, बस वो अपना रूप बदल लेता है। अब बस में, क्योंकि तना से तो निकलता है पुष्प, कि जड़ से निकलता है। पुष्प क्या है? तने का प्ररोह है। अब आपसे एक से नंबर पूछ लिया बेटा, पुष्प आप पूछिएगा बेटा, पहले चैप्टर का नाम बताइए। तो नाम बताएं आप। सर पहले चैप्टर का नाम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक बेटा, अब पुष्प क्या होता है? पुष्प क्या है? हाँ, तने के रूपांतरित रूप को क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। अब आप एक पढ़े होंगे, क्या नाम? पुष्प क्रम पढ़े होंगे ना? जाएगा जब आएगा बताइए। चलिए, अब हम पुष्प की फिगर बनाते हैं। किसका फिगर बनाएंगे? पुष्प की संरचना बनाएंगे। डंठल, इसको बोलते हैं पेडिसिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिसिल। ये आपका भैया पुष्पासन। पुष्प के लिए आसन। किसके लिए आसन? पुष्प के लिए आसन। पुष्पासन को क्या बोलते हैं? हाँ, किसको बोलते हैं? पेडिसिलेट। इसकी इंग्लिश क्या होती है भैया पुष्पासन की? थैलेमस। शायद थैलेमस होता है। चलिए इधर देखिए, चलिए अगला है भैया, इधर देखिए, ये वाला क्या भैया? बाह्य दलपुंज। क्या है? बाह्य दल पुंज। क्या है? बाह्य दल पुंज। ये है भैया दल पुंज। बस ये समझाएंगे बस। ये क्या भैया? दल पुंज। क्या है? दल पुंज। अब देखिए मेरे लाल, ये क्या है आपका? ये है परागकोश। क्या है? परागकोश। और ये जो धागे नुमा संरचना है, इसको क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु या पुतंतु। किसी किसी बुक में पुतंतु। परागकोश और तंतु को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग? पुंकेसर या पुमंग कहते हैं। पुंकेसर। क्या बोलते हैं भैया? पुंकेसर। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुमंग कहते हैं। और क्या किस नाम से जानते हैं? पुमंग। आई बस में क्या नाम भैया? पुमंग। कितना समझ आया? चलिए अगला देखिए, ये देखिए, ये क्या भैया आपका? ये है वर्तिकाग्र। क्या है? वर्तिकाग्र। ये क्या है? वर्तिका। वर्तिका किसी का नाम भी है। ये है अंडाशय। क्या है? अंडाशय। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय को मिला के हम लोग जायांग बोलते हैं या स्त्री केसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायांग या इसी को स्त्री केसर। और उसमें ये है भैया पुष्प की संरचना। किसकी संरचना? पुष्प की संरचना। अब एक एक करके सबके बारे में जान लीजिए। अब बस में, अब देखिए, देखिए
पुष्प किसका रूपांतरित भाग होता है? तने का। पुष्प किसका भाग होता है? तने का रूपांतरित भाग होता है। अब पुष्प में 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4। पहला है बाह्य दलपुंज। क्या है? बाह्य दलपुंज। एक पुष्प लेते हैं, ये चाहे गुड़हल का लाओ चाहे गुलाब का लाओ, जल्दी लेके आओ। अरे यही सामने है शायद बगल में, एक बार मंगाए थे मीनाक्षी। अब तो मीनाक्षी थोड़ी दौड़ के लेके आओ तो यहाँ लगता होगा नमो मीनाक्षी होगा, कमो मीनाक्षी रहा। चलिए मिल रहा बाह्य दल। अरे किसी का पुष्प ले लो, यही समझ में देख रहा है। पुष्पहीन प्राणी है ना, तो हुई देखा दौड़ी बोला था वॉकिंग करने निकला। चला मिला इधर देखा बाह्य। अब पुष्प देखें, पुष्प के नीचे देखेंगे हरा हरा भाग ऐसे निकला होता है। तो बाह्य दलपुंज का मतलब होता है कि जब पुष्प के सभी भाग, मैंने कहा पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4। जब पुष्प के सभी भाग कली अवस्था में होते हैं, क्या होते हैं? कली अवस्था में। ऐसे होता है ना, कली ऐसे होता है। जब कली अवस्था तो ऊपर वाला हरा हरा होता कि नहीं होता? होता ना। तो कली अवस्था जब होता है तो पुष्प के सभी भाग यानी अन्य भाग को तो बाह्य दलपुंज क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा। अभी वही ना रहे हरा वाला भाग तो घाम से कली अवस्था में मुरझा जाए, सूख जाए। आप कभी कोई किसी पौधा लीजिएगा, कोई पौधा देखिए जिसमें कली है ना, उसका जो बाह्य दलपुंज निकाल दीजिए। जब बाह्य दलपुंज निकालेंगे धूप के कारण वो सूख जाएगा, तो धीरे धीरे परिपक्व हो रहा है ना वो। अब छोटा बच्चा है, परिपक्व हुआ ही नहीं, फायदा है ले सड़क पर रखिए सही नहीं, धूप को मारे कौन कुकुरे उठा रही होगा अभी बस में। तो इसलिए सुरक्षा प्रदान कर रहा है उसको। अब तो बाह्य दलपुंज का काम क्या होता है भैया? जब पुष्प के अन्य भाग या पुष्प के सभी भाग कली अवस्था में होता है, उस दौरान बाह्य दलपुंज क्या करता है? दलपुंज, जायांग और पुंकेसर या पुमंग को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। अभी बस में ये सब क्या होते हैं? निषेचन के बाद सब धीरे धीरे गिर जाते हैं, किसी किसी में रह जाता है। अब बैगन में देख लीजिए रह जाता है, देखे ना, बैगन में रह जाता है। बहुत सारे ऐसे जितने सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी परिवार के सदस्यों में बाह्य दलपुंज उनके लाइफ टाइम तक बना रहता है। मिर्चम देख लीजिए हरा हरा लगा रहता है, उनको ढिपिन तोड़ते ना। टमाटर में भी लगा रहता है, लगा रहता कि नहीं रहता? तो सब सोलेनेसी फैमिली के हैं चलिए इसके बाद होता भैया अगला क्या होता है? दलपुंज। ये हरा होगा, कुछ अपवाद पौधे जिसमें रंगीन होता है, लेकिन अधिकतर में क्या होता है? हरे ही होगा। दलपुंज, दलपुंज का मतलब होता है भैया ना, कि दलपुंज रंगीन होता है, रंगहीन नहीं होता, रंगीन कलर होता है। देखिए पुष्प कैसा होता है? लाल पीला हरा। हरा देखिए पुष्प नहीं, लाल पीला नीला गुलाबी बैगनी भटहा सफेद ना, बहुत सारे कलर होते हैं ना। ठीक ज्यादा बता। अब देखिए इधर देखिए ये किस लिए रंगीन होता है? रंगीन इसलिए होता है ताकि बस में कीट पतंगों क्या कर सके? आकर्षित कर सके, इसीलिए रंगीन है। भाई हमको अच्छा लगा ना, बहुत महक रहा है ना, है कि नहीं? क्यों? हम गए, हम एक फूल तोड़े, दूसरा फूल टच हो गया, उसका परागकण उस पर लग गया, निषेचन हो गया, काम हो गया। सब मतलब ही है साले, पौधे से लेकर मनुष्य तक भी मतलब ही है अब बताइए पौधे चींटियां टहलती कि नहीं टहलती ना? वो उसमें इसमें जो आप वर्तिकाग्र होता है ना, वर्तिकाग्र, इस पे शर्करा युक्त पदार्थ होता है। भाई जो मधुमक्खियां होती हैं शहद चूस चूस के क्या बनाती हैं? मधु बनाती ना। तो मधु बनाती है, क्यों बनाती है? इस पे क्यों आई? निषेचन के लिए हो जाए। दो काम होगा, एक तो उसको बदले में क्या दे रहा है? भाई कहता ना एक हाथ से ले एक हाथ से दे, तो देवे ना कर्म कहां कर लगा भाई। हम यहाँ पढ़ा क्यों रहे हैं? अपने लाभ के लिए। आप पढ़ क्यों रहे हैं? अपने लाभ के लिए ना। तो एक दूसरे जुड़े। तो पौधा सोचता ना कि अगर हम कलर में रहा, थोड़ा सजे बजे रहा, तबे तो हमारे लगा क्यों आए, और थोड़ा सेंट उंट मारे रहा, भैया देखा महाका तक ना पूछ
ना, तो ये नेचुरली है। महकेगा, अरे महकेगा तभी तो लोग जाएंगे ना। तो इसमें क्या होता है, सुगंध होता है, तो लोग, तो क्या होता है, खींचे चला आता है कीट पतंगे। अब इस पे चला, इस पुष्प पे गया चूसा कुछ, अब इस पे पराग लग गया इसका, दूसरे पुष्प पे गया ले और जाके पहुंच गया। यही तो पहुंचाना है, यही तो काम है, करना है, बस हमारा काम हो गया। देखा भैया, सजे सवेरे काम हमारे एक काम है का क्यों आवे और परागण करा, निषेचन करवा दे। अब ऐसे परागण करवा दे, यही काम है किसका, इस सजे बजे के। और थोड़ा सा सेंट मारते हैं, देखा शादी में सेंट मार जाता है, थोड़ा तुम पास आओ ना, थोड़ा हम पास आए ना, यही तो होता है। लड़कियों को तो ठंडी ही नहीं लगती, चाहे कितनी बड़ी ठंडी हो, स्टेज भैया एकदम जलवा रहता है लड़कियों का ना। आई बात समझे, तो ये है। तो देखिए, ये देखिए ये क्या है, अब आपको हम दिखाते हैं तोड़ तोड़ के। ये देखिए क्या है, डंठल। अभी देखा, हम निकालते हैं, आपको क्या निकालेंगे, ये है बाह्य दल पुंज। ये जो हम एक निकाले इसको दल पुंज बोलते ना, बाह्य दल बोलेंगे। पुंज मतलब होता गुच्छा, पुंज मतलब क्या था, गुच्छा होता, समूह होता। एक जो निकाले क्या है, बाह्य दल। अब ऐसे कई बाह्य दल है ना, यानी बाह्य दलों की समूहों को क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि बाह्य दल पुंज की इकाई क्या है, बाह्य दल है, क्योंकि इकाई मिल मिल के तभी तो एक समूह बनता है। आई बात समझ नहीं आई। अब देखिए, अब गेंदे में एक बात याद रखिएगा, हर एक पंखुड़ी एक पुष्प है, ये पूरा, इसमें कई पुष्प हैं। आई बात समझे, ये कई पुष्प है, एक ही पुष्प नहीं है। आपको हम दिखावत है, ये देखिए बाह्य दलपुंज। अब देखिए क्या है, ये दलपुंज है कि नहीं है, क्या है, दलपुंज। लेकिन इसमें एक पंखुड़ी देखना, ये देखिए, ये देखिए एक पंखुड़ी पूरी पूरी क्या है, उस एक पुष्प है। तभी देखा, गेंदक लोग फूल तोड़ के चढ़ा मैंने, देखे ना अधिकतर माला ला तोड़ के ही बनता है। अरे भाई, अब बहुत बड़ा माला बना तो इकट्ठे गुई दो, और क्या तनी अच्छा लगे दुल्हन में के। पुष्प की अभिलाषा भी पढ़े होंगे आप लोग, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुंदरियों गले में डाल देते हैं, सुंदरों को भी गले में डाल देते हैं ये देवी देवता गले में। अरे देखिए, इधर देखिए, सब निकाल दिया ना, ये देखिए पुष्पासन, इसी तो सारा भाग लगा था। ठीक है, हम लोग बचपन में खाते थे ना, कहते थे इससे बुद्धि बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, बुद्धि। ऐसा कुछ नहीं है, ये देखिए पुष्पासन है, क्या है, जिस पर पुष्प के सभी भाग लगे थे उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन। बस होकर कोनो काम ना भैया, मेज कुर्सी रखा क्या कहते हैं, जयमाले पे आओ, कौन आओ, जयमाल दुल्हन दुल्हा बैठाओ, फूल ऐसे लो, हो गया। लेकिन पुष्प कहा था, जा ससुरे, हमारा बहुत अपमान तो नहीं करते हैं। कितना अपमान करते हैं, बहुत अपमान कर रहे हैं। कितना अपमान कर रहे हैं आप लोग। आई बात समझ में लाल। तो ये सब क्या भैया, अब हम आपको एक पंखुड़ी बना, देखिए अब देखिए, इसमें देखिए, इसमें देख रहे हैं ना, एक एक उठा लीजिए आप लोग, देखिए ये देखिए, अभी इसको निकालेंगे ना, ये देख रहे हैं ऊपर वाला, ये वर्तिकाग्र है, और जो अभी इसके अंदर खोलेंगे, इसके अंदर परागकोश होगा। अब समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, पुंकेसर को हम लोग क्या कहते हैं, नर भाग, क्या बोलते हैं, नर भाग। पुंकेसर किससे मिलकर बना होता है, परागकोश और तंतु। परागकोश में क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। परागकोश में किसका निर्माण होता है, परागकण का। परागकोश से एक पतली धागे नुमा संरचना लगी होती है, और वो पुष्पासन से जुड़ा होता है, इसे तंतु कहते हैं। तंतु का काम क्या है, परागकोश को पुष्पासन से जोड़े रखना। आई बात में, जब परागकण का निर्माण हो जाएगा तो ये परागकोश फट जाएगी, उसे परागकण बाहर आ जाएंगे। अब बात में, अब परागकोश क्या होती है, द्विपाली होती है। कितने पाली होती है, दो पाली में, दो पाली में बटा होता है। कितने पाली में बटा होता है, दो पाली में। ऐसे देखिए कुछ इस तरीके से आप देखेंगे संरचना में। ऐसे देखिए, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है, दिया होगा बुक में ना। द्विपाली 4 परागकोष्ठ होते हैं, यानी एक पाली में 2 परागकोष्ठ।
तो दो पाली है तो कितना हो जाएगा, 4 रहेंगे। आई बस है। और इन्हीं परागकोष्ठों में क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होती है। इन्हीं लघु बीजाणुधानियों में क्या होता है, आपका सारे प्रोसेस चलेंगे, प्रोसेस रहेंगे। आई बस में इसी में परागकण का निर्माण होगा। आई बस में अगला भैया स्त्री केसर वाला भाग, कौन सा भाग, स्त्री केसर। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र क्या होता है, ऊपर प्लेट नुमा चपटा, प्लेट नुमा छिचला हुआ, कह सकते छिचला प्लेट नुमा संरचना होती है जिसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र का काम केवल यही है, ये परागकण को रिसीव करता है। क्या करता है, परागकण को, परागकण इसी प्रकार से रहेगा जब तक आएगा, जब तक निषेचन पड़ा रहेगा। आई बात। अब जब निषेचन हो जाएगा, अब आगे देखिए वर्तिकाग्र आगे चलकर पतली हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। इस सक्रिय हुए भाग को क्या कहते हैं हम लोग, वर्तिका कहते हैं। फिर ये वर्तिका आगे चल के फूल जाती है, फूल गई ना, इसे अंडाशय कहते हैं। अब बस क्या कहते हैं, अंडाशय। अंडाशय आगे चल के फल का निर्माण करती है। जब अंडाशय निषेचित हो जाएगी तो किसमें बदल जाती है, फल में। अब बस में, और अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होती है। क्या होती है, बीजांड होती है। ये बीजांड आगे चल के क्या बनाता है, बीज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बीज का निर्माण। बस जाइए परागकोश।